Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasist, your assistant teacher. Today, in this video, we will discuss the next topic of the history chapter third. That name is the rise of the Hitler. Okay. So the next topic of this chapter is birth of वेमर रिपब्लिक, कि किस तरीके से जो वेमर गणराज्य रिपब्लिक होता है बेटा गणराज्य उसका कैसे बर्थ होता है। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर एक 11 इयर्स जर्मन बच्चा होता है हेलमुट, जो पूरी की पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे उसके मदर और फादर बातें कर रहे हैं सीरियस मैनर में और पूरे के पूरे परिवार को मार देने की बात करते हैं। उसके बाद हमने देखा 1945 में जो हिटलर और उसके जो फ्रेंड है वो जब उनको पता चलता है कि इतने बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हिटलर पर ही आने वाली है तो वो खुद को कैसे सुसाइड कर लेते हैं वहाँ पर। इसमें हम और साथ के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जो पीपल्स है जर्मनी में लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। सो यहाँ से हम देखेंगे किस तरीके से वाइमर गणराज्य जो है उसका जन्म होता है। जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1942-18 alongside the Austrian Empire and against the Allies। Allies कौन थे? मित्र राष्ट्र। अब शुरुआत में हमने देखा था कि जो जर्मनी था वो एक पावरफुल क्या था, एम्पायर था, साम्राज्य था, जिसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर के क्या किया था बेटा, ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के साथ मिलकर के अगेंस्ट द एलाइज जो मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, उनको क्या कर दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए उसके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया था जो कब से कब तक रहा था 1940-1918। ऑल जॉइन द वार enthusiastically hoping to gain from a quick victory. Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium. However, the Allies, strengthened by the US entry in 1917, won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918. और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जल्दी से ही खुद को पावरफुल बनाने के लिए, खुद को विक्ट्री दिलाने के लिए वो क्या करने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं। और इससे मतलब ऐसा माना गया था कि जब ये होप थी कि ये युद्ध होगा तो किसी ना किसी किसी को कोई ना कोई लाभ जरूर मिलेगा। उनको ये एस्टिमेट नहीं था कि इतना लंबा ये जो लड़ाई है इतनी लंबी चली जाएगी। उनको लगा था जस्ट भाई कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगी और सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पर बेनिफिट होगा। और लेकिन इससे क्या हुआ बेटा, पूरी की पूरी जो यूरोपियन जो इकोनॉमी थी वो क्या हो जाती है, निचोड़ के रह जाती है। फ्रांस और जो बेल्जियम थे बेटा, फ्रांस और बेल्जियम पर जो जर्मनी है वो क्या करता है, वहाँ पे कंट्रोल करता है और वो मतलब वहाँ पर सक्सेसफुल भी हो जाता है 1917 में जब अमेरिका एलाइज में इन्वॉल्व हो जाता है। तो लेकिन 1918 में नवंबर 1918 में उन्हें फिर से जो सेंट्रल जो पावर्स थी उनको हराने के बाद जो जर्मनी है बेटा वो क्या करना पड़ता है, उसको अपनी जो हार है वो माननी पड़ती है। ठीक है, डिफीटिंग जर्मनी एंड सेंट्रल पावर इन नवंबर 1918। केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जो जर्मनी है बेटा वो भी अब हार जाता है, मजबूर हो जाता है, डिफीट हो जाता है। द डिफीट of imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। अब क्या होता है, जर्मनी की जो संसदीय पार्टियां हैं उनको वहाँ की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी बेटा उसके ढालने में के लिए एक अच्छा वहाँ पर उनको मौका मिल जाता है और जर्मनी की हार हो जाती है, जिसकी वजह से जो एम्पायर थे उनको भी एब्डिकेट करना पड़ता है, अपना जो पद होता है वो त्यागना पड़ता है। And after that, a national assembly meet a Weimar and establish a democratic constitution with a federal structure। उसके बाद बेटा जो राष्ट्रीय जो सभा होती है वेमार में और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग रखी जाती है कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर हो, मतलब कि जो पार्टियां, फेडरल स्ट्रक्चर क्या सा होता है जहाँ पर किसी एक के पास पावर ना रह के बल्कि पावर जो होती है वो डिवाइड हो जाती है, तो ऐसा होना चाहिए। एंड डिप्टीज वर नाउ इलेक्टेड टू the German parliament or rest is on the basis of equal and universal votes cast by all adults including women। और उसके साथ बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पर वो उनको निर्वाचन के लिए खड़ा किया जाए, इलेक्शंस हो वहाँ पर
और वहाँ पे मेंस, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस ही, बल्कि वहाँ पे जो वोमेन्स हैं उनको भी जो एडल्ट फ्रेंचाइजी का जो राइट है वो दिया जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। अब क्या होता है बेटा, जर्मनी के बहुत सारे जो लोग हैं उनको जो ये न्यू रिपब्लिक था ये अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद उनके ऊपर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो हार्डशिप है वो उन पर थोपी जा रही है, फोर्स टू एक्सेप्ट, उनको एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। इस वजह से द पीस ट्रीटी Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies a tenth of its population। अब देखो बेटा क्या होता है यहाँ पर, अब इस वजह से एक ट्रीटी होती है, ठीक है, वर्साई की ट्रीटी होती है, संधि होती है, जिसमें जो एलाइज थे और जो जर्मनी थे उनके बीच काफ़ी ज़्यादा उनको एक ह्यूमिलेटिंग पीस, हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है कि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा कठोर और अपमानजनक जो बिहेव है वो किया जाता है, जिसकी वजह से इस ट्रीटी में 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, उसकी 10% जो पॉपुलेशन थी, 13% ऑफ टेरिटरीज, 13% जो थे बेटा वो टेरिटरीज थे, जो भूभाग था, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। अब क्या हो जाता है यहाँ पर 75% आयरन और 10% पॉपुलेशन, 26% कोल बेटा, 13% टेरिटरीज, वो सारे के सारे फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड, लिथुआनिया को दे दिए जाते हैं। और एक्चुअल में जो जर्मनी है उसकी जितनी भी जो पावर थी वो भी ख़त्म हो जाती है, उसके जो एलाइज थे, एलाइज की जो आर्मी थी वो ख़त्म कर देती है। द एलाइड पावर्स डेमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इन पावर्स। द वार गिल्ट क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर एंड डैमेजेस द अलाइड कंट्रीज सफर। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन। ये बेटा यहाँ पर इनकी अपनी ही एक पौंड है, बोला जाता है इनको, 6 बिलियन। द एलाइड आर्मीज आल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच राइनलैंड फॉर मच ऑफ the 1920s. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो वर्ल्ड गिल्ट क्लॉज था उसके अकॉर्डिंग जितना भी युद्ध की वजह से जो भी तबाही हुई थी उसके लिए सब कुछ जो भी हुआ था, वहाँ पर जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके लिए जर्मनी को क्या रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि भाई जर्मनी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके एवज में उस पर 6,000 जो पौंड था बेटा, 6 मिलियन जो पौंड होते हैं वो एज अ जुर्माना उस पर लगा दिया जाता है। ठीक है, कंपेंसेशन अमाउंटिंग उस पर लगा दिया जाता है, कंपेंसेशन होता है जुर्माना। और जितने मिनरल्स जो रिसोर्सेज थे राइलैंड पर, वो 20 के टाइम पीरियड में ज़्यादातर जो अलाइंस जो कंट्री एलाइड जो थे, एलाइड जो आर्मीज थी वो कंट्रोल कर लेती हैं। और बहुत सारे जो जर्मन बेटे उसने सिर्फ इस हार के लिए नहीं बल्कि वर्साई में हुए अपनी जो भी उनके साथ जो बुरा भी हुआ था उसके लिए वाइमर जो रिपब्लिक था उसको वो रिस्पॉन्सिबल कहते हैं कि ये सब जो हमारे साथ डिसग्रेस हुआ है वर्साई में वो वाइमर रिपब्लिक की वजह से हुआ है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है द अफेक्ट ऑफ द वॉर। जो ये युद्ध हुआ था इसका क्या अफेक्ट रहा, क्या इसका रिजल्ट रहा, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले तो इसके अफेक्ट देख लेते हैं। The war had devastating impact on the entire continent both physically and financially। अब बेटा जो युद्ध हुआ था इससे यूरोप जो कॉन्टिनेंट था उस पर इकोनॉमिकली भी और मेंटली भी, ठीक है, साइकोलॉजिकली भी, मनोवैज्ञानिक रूप से भी, दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टिंग हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा तहस नहस हुआ। एंड फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स। Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire. The republic carried the burden of war, guilt, and national humilities, and was financially crippled by being forced to pay compensation। अब क्या होता बेटा, इससे जो ये वॉर हुआ था उससे पहले यूरोप में जो यूरोप
कॉन्टिनेंट था वो दूसरों को क्या करता था, लोन देता था, जो कि युद्ध के बाद अब उसको खुद ही लोन लेना पड़ गया। ठीक है, तो इतना ज़्यादा चेंज हुआ। और सबसे अनफॉर्चुनेटली लाइक दुर्भाग्य की बात ये थी कि जो एक ओल्ड एम्पायर था, जो पुराना साम्राज्य था, उसके द्वारा जो भी अपराध किए गए उस चीज़ को लेकर उसको पनिशमेंट दी गई, वो सब का सब जो था वो उससे वाइमर जो रिपब्लिक था वो उससे ले रहा था। और इसी रिपब्लिक ने उनको क्या फेस कराया, दूस वाज सपोर्टेड द वाइमर रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स। बहुत सारे जो रूढ़िवादी थे, राष्ट्रवादी थे बेटा, उन्होंने इसको, जो समाजवादी थे उन लोगों ने, सभी ने जो वाइमर रिपब्लिक था उसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। एंड they were mockingly called the November criminals. This mindset had a major impact on the political developments of the early 1930s as we will soon see. जैसा हम बहुत ही जल्दी देखेंगे। अब क्या होता बेटा, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लाइक जो जितने भी नेशनलिस्ट थे, जितने भी जो कंजर्वेटिव से रूढ़िवादी थे, वो अलग अलग तरीके से जो निशाना है वो बनाते हैं। नवंबर के जो अपराधी हैं उनको कह करके उनका मजाक उड़ाया जाता है, जर्मनी पीपल्स को। ठीक है, और इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उनको स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इस पर जो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस होती है, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट करता है। जैसा हम बहुत ही जल्दी देखेंगे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी। पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था बेटा, उसने यूरोपियन सोसाइटी पर काफ़ी गहरा जो इम्पैक्ट था वो छोड़ा, प्रभाव छोड़ा। सोल्डर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलाइंस। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट्स लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन। क्या होता है बेटा, यहाँ पर इस युद्ध के बाद जो नॉर्मल जो पीपल थे, आम जो आदमी थे, उनकी अपेक्षा जो आर्मी मैन थे उनको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाने लगी। और उस टाइम पर जितने भी पॉलिटिशियंस हुए थे, उनके जो प्रचार किए जाते थे, उसमें जो वो मैन पावर थी उसको काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाने लगा, काफ़ी ज़्यादा लाइक उनको एग्रेसिव दिखाया जाने लगा, स्ट्रॉन्ग दिखाया जाने लगा। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। और मीडिया ने बेटा क्या किया था, जो ट्रेंच लाइफ थी, जो खनकों की जो लाइफ थी, उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया। And the truth, however, was that soldiers lived miserable lives in these trenches, trapped with the rats feeding on corpses. और अगर हम देखें तो रियलिटी ये थी कि जितने भी हमारे आर्मीज मैन थे, वहाँ के जो आर्मी मैन से, उन्होंने ट्रेंच की काफ़ी ज़्यादा जो उनकी सिचुएशन थी, वो एक मिजरेबल लाइफ, लाइक दयनीय जो जिंदगी होती है उसको जी रहे थे। ऐसा एक्चुअल में दिखाया जा रहा था बट था नहीं। एग्रेसिव वार, propaganda and national honor occupied centers stage in the public sphere, while popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities of interwar Europe. अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइक हर टाइम पर जो अपने ही काफ़ी ज़्यादा जो पावरफुल होते थे उन लोगों को मरते हुए देख रहे थे वो टाइम पर। और जो पब्लिक जो प्लेसेस थे, पब्लिक जो लाइफ थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो आर्मी मैन्स है, नेशनल जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो गायब हो गई थी। जबकि अगर सिचुएशन की बात करें तो सत्ता में आए हुए जितने भी रेडिकल्स थे, वो इन तानाशाहियों को काफ़ी ज़्यादा इनको समर्थन मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था इन रेडिकल्स के थ्रू। और उस टाइम पर जो रिपब्लिक था बेटा, वो काफ़ी ज़्यादा एक तो नया था और वो काफ़ी ज़्यादा वीक था, लाइक हल्के फुल्के उसमें जो थॉट थे, वो इन जो युद्ध हुए थे पूरे यूरोप में फैली जो अनस्टेबिलिटी थी उसका सामना नहीं कर सकते थे। ठीक है, इंटरवॉर जो यूरोप था। सो आज की इस वीडियो में टॉपिक को हम यहीं तक डील करते हैं। यहाँ तक अच्छे से पढ़ना। अगर कोई भी डाउट हो देन यू आल्सो टॉक टू मी इन ऑनलाइन क्लास। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।